टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने टोपी और लुंगी को लेकर निशाना साधा था, जिसके बाद अब विपक्ष भी हमलावर हुआ है। तो वहीं आप जिलाध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कहा डॉक्टर अल्ताफ ने, आइए सुनाते हैं। सभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए, व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? चुनाव आ गया है क्या? ये चुनाव के अलामत हैं। अब जब भी चुनाव आता है किसी राज्य में, खास करके उत्तर प्रदेश में, तो भाजपाई ये बौखला जाते हैं। इन्होंने नौकरियां तो दी नहीं, इन्होंने बेरोजगारों को लाठियों से पिटवाया, टीचरों को लाठियों से पिटवाया, आशाओं को लाठियों से पिटवाया, जो भी इनसे अपने हक की मांग करने जाते थे उनको लाठियों से पिटवा कर जेल भेज देने का काम ये लोग करते थे। तो जब भी ये भाजपा के लोग अगर नफ़रत की बात करने लगे, मंदिर मस्जिद की बात करने लगे, जाति और धर्म की बात करने लगे, तो मान लीजिए कि किसी न किसी राज्य में चुनाव आया है, खास करके उत्तर प्रदेश में चुनाव आया है। ये घटिया राजनीति की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकते हैं। आप सोचिए कि इनसे कोई सवाल ना पूछने पाए कि भैया ये मंदिर की चंदा चोरी क्यों किया और अभी तक जिन लोगों ने चंदा चोरी किया उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये इसलिए ये जालीदार टोपी की बात करते हैं। आप ज़रा सोचिए कि चिन्मयानंद और सिंगर जैसे लोगों को के बारे में कोई बात न कर पाए, तो इसलिए ये जालीदार टोपी की बात करते हैं। आप सोचिए जिन आशाओं को 2000 रुपया, मात्र 2000 रुपया महीने में सैलरी दी जाती है, ये लोग अपनी मांग ना मांगने पाए, ये अपनी सैलरी की मांग ना करने पाए, बढ़ी हुई सैलरी की, तो जालीदार टोपी की बात करते हैं ये लोग। आप सोचिए रसोइया जो रसोइया ये जो 1500 रुपये इनको जिनको सिर्फ सैलरी मिलती है, जो हमारे बच्चों को खाना खिलाते हैं, वो 1500 रुपये से बढ़ाकर मिनिमम वेजेस एक्ट यानी 9000 रुपये से कम की सैलरी मांग न करने पाएँ, इसलिए ये जालीदार टोपी की बात करते हैं। वो गार्ड जो कि मात्र 2500 रुपया पाते हैं, उनको सरकार के बनाए हुए नियम यानी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत ये लोग अपनी तनख्वाह की मांग ना करने पाए, इसलिए ये जालीदार टोपी की बात करते हैं। जो शिक्षक जिनको जो है पेपर आउट कर देता है, खुद इनके भाजपा के विधायक के भाई पकड़े जाते हैं और उनको जो है जेल ना जाना पड़े, उनके ऊपर उंगली ना उठने पाए, इसलिए ये जालीदार टोपी की बात करते हैं। तो जब भी नफ़रत की बात आए तो लोगों को ये मान लेना चाहिए कि ज़रूर उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, इसलिए जालीदार टोपी की बात हो रही है। और इस बार उत्तर प्रदेश के लोग जान गए हैं, इस वक्त भुखमरी की कगार पर है। पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल पार हो चुका है, वो 200 रुपये से ज़्यादा कड़वा का तेल पार हो चुका है, टमाटर 100 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये किलो मिल रहा है, प्याज महंगी मिल रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मिल रही है, और कमाई दिन पर दिन घटती चली जा रही है। इसलिए भाजपा की मजबूरी है कि ये जालीदार टोपी और लुंगी की बात करें, और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार तैयार बैठी हुई है कि आए तो ये मैदान पर, फिर उसके बाद इनको इनकी असलियत दिखाएगी यही उत्तर प्रदेश की जनता। ये वही फैजुल हैं, आपको याद होगा, जिन्होंने कोरोना काल में कई शवों को शमशान घाट तक पहुंचाने का काम किया था अपने शव वाहन से, जहां लोग शवों को हाथ नहीं लगाते थे कोरोना काल में और कोई मदद के लिए सामने नहीं आता था, लोगों को कंधे नसीब नहीं होते थे, तो फैजुल अपने शव वाहन से घाटों तक शवों को पहुंचाने का काम तो करते ही थे, साथ ही फैजुल कंधा भी शवों को दिया करते थे, जिसकी उनकी लोग मिसाल पेश की थी। और मुस्लिम होते हुए उन्होंने रमज़ान के समय में कोरोना में बिना रोज़ा रखे शवों को घाट तक पहुंचाने का भी काम किया था। वहीं अब फिर से हम फैजुल से मिले और हमने जानना चाहा कि वो अभी भी किस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो फैजुल का कहना था कि हम पहले की तरह अभी भी कार्य कर रहे हैं और कोरोना काल में करीब 650 उन्होंने शवों को घाट तक पहुंचाया था, जिसका उनके पास लिखित रिकॉर्ड है।
और अभी भी वो शवों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोई अपनी खुशी से कुछ गाड़ी में तेल डला दे या ड्राइवर को दे दे, बात अलग है। बाकी फैजुल किसी से शवों को पहुंचाने का पैसा नहीं लेते हैं। फैजुल आज भी अपने शव वाहन से लोगों को घाट तक पहुंचाने को शवों का काम करते हैं। उनके पास आज भी जगह जगह से कॉल आती है। साथ ही फैजुल ने ये भी बताया कि किस तरह से उन्होंने गाड़ी खरीदी थी और किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं। आइए सुना रहते हैं फैजुल की ज़ुबानी क्या है उनकी पूरी कहानी। हम 15 साल तो मैंने टाली चलाया। टाली से कोई बिना भाव, कोई बिना 1 रुपया लिए और पूरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले से ले जाते थे। प्रशासन के साथ ले जाते थे। उसका पूरा क्रियाक्रम टाली से घाट पे ले जाकर उसको जलवाते थे, चिमनी पे जलवाते थे। और टाली से ले जाके हम अपनी टाली खुद 6 फीटी टाली थी, उसका कोई भाव नहीं था, ना कोई उसका लेना था। हम अपने मेहनत पे, अपने तन बन पे अपना काम किया उसको। और एक एक दिन में 4-4, 5-5 बाडी जैसे रोड पे पड़ी हुई है मैंने सील किया, खुद ले गए, खुद ले आए, खुद ले जाके पोस्टमार्टम कराया। उसका कार पूरा करते थे 15 साल तक। पानी पिलाया, करते करते। कैसे आप लोग ने करा काम? कोरोना काल में तो ऐसे काम किया है कि जो है जब हमको लोग को बात मालूम हुई है, कोरोना काल चलने लगी गाड़ी, तो हम 5 हमारे पास आदमी थे। एक इनुस थे, एक राहुल थे, एक अतुल था, एक मुन्ना ड्राइवर था। ये एम्बुलेंस ले ली, क्यों ली? एम्बुलेंस इसलिए लिए कि जनता के सेवा में मैं लगे हूँ। जनता आधी रात के कहती है 2 बजे कहीं फांसी हो गई, कुछ हो गई, मैं तत्पर पहुँच जाता हूँ। टाली से मतलब दिक्कत होती थी? टाली से दिक्कत होती थी। 15 साल मैंने टाली चलाया। करैली के थाने की बाडी कई ठो ले गए हम। टाली चला के हमने पहले 70,000 रुपया इकट्ठा करा। 70,000 इकट्ठा करने के बाद इसको हमने लीलाम में PSC से इसको खरीद तो लिया। फिर ये उसके बाद धीरे धीरे बनवाया, साल भर लग गया। फिर बन गई जब, तो फिर हम कोरोना काल आ गया। उसमें जनता का निःशुल्क ले जाते थे, घाट पे जलवाने का भी काम करते थे। जहाँ भी आ जाए रातों दिन 24 घंटा ये गाड़ी ने कोरोना काल में। हाँ, वो जो मांगते थे उनके दर पे हम 1 रुपया नहीं मांगते थे। वो लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार मेडिकल वाले लोग ने लिया। मगर मैं 5-5, 10-10 हज़ार वाले लोग को नाराज़ थे। हम अपना काम फ्री करते थे, ले गए, जलाया, सब कुछ किया। अगर वो अपने खुशी से 100, 200, 300 दे देते थे, ड्राइवर को तेल भरवा देते थे। ये मेरा कार था, मैं पैसा नहीं मांगता था। ये बाडी उतारा, ये जलवाया, चल दिया, उतारा, चल दिया। ये काम क्यों करते हैं? ये लिए करते हैं, जनता की सेवा भाव कर रहे हैं कि अब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे हम। इससे कैसे खुशी मिलती है आपको? खुशी इसीलिए मिलती है कि जितने को हम उठाते हैं तो हमको दुआ देते हैं, और यही के लिए हम काम करते हैं। हमारा कोई घर में हमारी एक माता जी हैं, उनको हम अपना जो है देखभाल करता हूँ। और बहन थी 5, उनकी शादी कर दिया। उनसे अब तक कितनी बॉडी आपने उठाई है? 650 बॉडी तो हमने कोरोना काल में उठाई है। कोरोना काल में 600 बॉडी उठाई है। 650 हमारे पास लिखित है पूरा। और उसके बाद अभी तक उठा ही रहे हैं। कहीं धूमनगंज जा रहे हैं, बमरौली जा रहे हैं, दरियाबाद जा रहे हैं, नैनी जा रहे हैं। हाँ, आगे करते रहेंगे। हमारी जब तक जिंदगी है तब तक मैं मुर्दे का काम, ये समाज सेवा, कोरोना काल हो चाहे जनता का हो चाहे किसी का, मैं करते रहूँगा, कर रहा हूँ, करते रहूँगा। जब तक जिंदा रहूँगा ये कार्य करते रहूँगा। नगरी प्रयागराज में 2022 का चुनाव के आगाज हो चुके हैं, जिसको लेकर अब विभिन्न पार्टियों के नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं हमने जब लोगों से बात करी और चुनाव को लेकर चर्चा की है, तो लोगों का अलग अलग कहना है किसकी क्या समस्या है। लोगों ने कहीं ना कहीं अब लोगों में गुस्सा भी सरकार के प्रति है, तो कुछ लोग समर्थन में भी दिख रहे हैं। वहीं ज़्यादातर लोगों में अब गुस्सा और आक्रोश है बढ़ती महंगाई को लेकर। और क्या कहना उनको, आइए सुनाते हैं आपको। सरकार किसी की भी हो, लेकिन हम घरेलू स्त्रियां हैं, हमको हर चीज़ की सुविधा चाहिए। मेन चीज़, जब हमको गैस महंगी मिल रही है तो हम खाना कैसे बनाए खाएंगे। जो तेल कभी 200 रुपये किलो हमने ख़रीदा नहीं था, वो आज 200 रुपये किलो तेल खरीदते हैं, तो सब्जी में डालने के लिए सोचना पड़ता है कि कितना डालेंगे। हाँ, मान लीजिए सरकार ने हमको 5 किलो गेहूँ या चावल दिया,
गरीबों को खाने के लिए। तो ये हमको 5 किलो गेहूं चावल न दे करके बल्कि हम गरीबों को रोजगार दें, जिससे हम मेहनत करके कमाएं, खाएं, हमारी शरीर भी स्वस्थ रहे और हम काम चोर भी न बने। क्या नाम? शांति है इस तरफ विचार क्या, वो तो पार्टी के हिसाब से देखा जाएगा ना। क्या क्या कौन सी पार्टी क्या कर रही है इसको देखेंगे तभी तो बताएंगे। आधार जो जैसा करेगा उसको देंगे। इस बार समाजवादी की सरकार बनना चाहिए, अखिलेश भैया की, और बीजेपी की सरकार नहीं बनना चाहिए, इसलिए कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। रोड बनने से कुछ नहीं होता, खाने को चाहिए आदमी को। रोड से पेट नहीं भरेगा, गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बिजली चाहिए, सब महंगा है। इसका पेट्रोल चाहिए, सारा चीज़ महंगा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अखिलेश भैया की सरकार बननी चाहिए। क्या नाम है आपका? अली अहमद। प्रयागराज में जहां काना गौशाला बनाई गई, सीएम योगी के आदेश पर यूपी में हर जगह गौशालाएं बनाई गई, मगर प्रयागराज में भी काना गौशालाएं बनाई गई, मगर उसके बावजूद अब करैली की सड़कों पर झुंड में दिखते गौवंश के बाद अब अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं सपा नेता सलामतुल्लाह ने अब सरकार के कार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और उनका कहना है कि सरकार ने जब गौशाला बनाई है तो किस तरह से जानवर बाहर टहलने। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा सपा नेता सलामतुल्लाह ने। भाई इस पे हम क्या कहेंगे, अब वो बात पे हंसी आ रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि गौशाला हमने बना रखी है, अरबों अरबों रुपया गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया गौशालों के ऊपर, और आज सारी गौ माताएँ सड़क पे घूम रही हैं। तो ये किसकी लापरवाही है? गवर्नमेंट की लापरवाही है, बाबा जी की लापरवाही है, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की लापरवाही है। ये सारी लापरवाही बीजेपी की है और किसकी हो सकती है? इसका जिम्मेदार सरकार होगी, जो वर्तमान सरकार है वो जिम्मेदार है, यहाँ के मंत्री जिम्मेदार हैं, यहाँ के सांसद विधायक जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार होगा? क्या यहाँ जनता जिम्मेदार होगी इस चीज़ की? संगम नगरी प्रयागराज में अब अनारक्षित टिकट की बिक्री फिर से एक बार चालू हुई है, जिससे कि अब यात्रियों को राहत मिलेगी। पिछले 21 महीनों से कोरोना काल के बाद बंद अनारक्षित टिकट की बिक्री फिर से एक बार पुनः शुरू हुई है, जिससे गंगा गोमती फैजाबाद पैसेंजर जैसी 5 जोड़ी ट्रेनों में अब लोग सफर कर सकेंगे, जिससे यात्रियों की समस्या काफी दूर हुई है। अनारक्षित टिकट अब काउंटर व ऐप के द्वारा भी लोग हासिल कर सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां हर वर्ष तंबुओं की नगरी बसती है और माघ मेला शुरू होता है, और इस बार भी तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं पीपे के पुल चक्र प्लेट बिछाकर रास्ते बनाने चालू हो गए हैं। बताते चलें कि इस बार गंगा यमुना में बड़े जल स्तर के कारण माघ मेले का कार्य देर से शुरू हुआ, मगर तेज़ी से कार्य को कराने में मेला प्रशासन जुट गया है। किस तरह से कार की तैयारी चल रही है, आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस मामले में मेला अधिकारी का। माघ मेला की तैयारियां धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसा कि आप सब लोग को विदित है, 14 जनवरी को प्रथम स्नान यहाँ होता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी तैयारियां समय से हमारी प्रारंभ हो गई है। समतलीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसी तरह से जो पांटून पुल का निर्माण होते हैं, 5 पांटून पुल बनाए जाते हैं, वो सभी पांटून पुलों का भी निर्माण कार्य अब प्रारंभ हो चुका है। धीरे धीरे जैसे ही ये पुल निर्माण हो जाते हैं, उसके उपरांत सभी सामग्री निर्धारित स्थलों पर पहुंचना अपने आप शुरू हो जाएगी, तो मेले का एक शेप आना शुरू हो जाएगा। हमें अपेक्षा करते हैं कि हमारी पूरी तैयारियां 30 तारीख के पहले कंप्लीट हो जाएगी मेले की, और हम लोग पूरी तरह से भव्य और दिव्य तरीके से मेले को संपन्न कराएंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मंडल आयुक्त प्रयागराज के कार्यालय के गेट के सामने जफरुल हसन मार्ग का सुंदरीकरण पीडीए द्वारा किया गया, जो आज जगमगा रहा है। वहीं दूसरी ओर लाला लाजपत राय, जो पीडीए व समाजवादी पार्टी सरकार में एडीए हुआ करता था,
अब उसकी सुंदरीकरण प्रयागराज में ये पहले देखने लायक था, जो आज खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। सरकारें बदलती हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार अधिकारी और उनके कार्य भी बदल जाते हैं, जिसका जीती जाती तस्वीर ये हकीकत बयां कर रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और किस तरह से बदहाल है लाला लाजपत राय की सड़कें और यहाँ बनाए गए साइकिल ट्रैक, और अपने आप में हकीकत बयां कर रहे हैं और जिम्मेदार बेखबर हैं। संगम नगरी प्रयागराज की महुआ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां महुआ पुलिस ने बीते दिनों गुमशुदा बच्ची की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद एसपी गंगापार ने मीडिया से प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है कि बच्चा लाल और मृतिका के परिजनों से किसी बात को लेकर गाली गलौज हुआ करती थी, जिससे लेकर बच्चा लाल ने नशे में बच्ची के गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं बच्चा लाल ने अपना जुर्म कबूला है। वहीं अब पुलिस बच्चा लाल को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। ये ग्राम बेनूपुर थाना महुआ की घटना है। दिनांक 30/11/2021 को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की घर से खेलने के बहाने चली गई है। इस पर तत्काल वादी की तहरीर पर 363 का मुकदमा कायम किया गया था। दिनांक 5/12/2021 को उसी लड़की का शव झाड़ियों के पास मिला था। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए और आज उसी घटना का खुलासा हो रहा है। नामजद अभियुक्त बच्चा लाल ने घटना को कबूला और उसने यह बताया कि रोज़ के आपस में उनके विवाद होते थे, इसीलिए नशे की हालत में उसने लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी गई है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष शाहिद प्रधान द्वारा लगाए गए रानी मंडी में लगे कोविड वैक्सीनेशन शिविर में बहुत से लोग वैक्सीनेशन से छूटे लोगों के लिए फिर से चकैया नीम के पास कोविड वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है। महानगर मीडिया प्रभारी सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसको वैक्सीनेशन किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी शिविर में आकर कोविड शील्ड का टीका लगाने के लिए लगवा सकते हैं। साथ ही उनका कहना था कि काफ़ी लोगों की भीड़ दिख रही है। इसमें जिला स्वास्थ्य समिति प्रयागराज डॉक्टर अवैस वारसी, प्रभारी करेला बाग के साथ डफरिन अस्पताल के डॉक्टरों की टीम द्वारा कोविड शील्ड का प्रथम और द्वितीय डोज लगाया गया। 480 लगे थे इंजेक्शन और आज जो है करीब 150-200 हो चुके हैं। अभी पूरा समय बचा हुआ है। अब उसका आंकड़ा शाम को मालूम होगा कितना लगा हुआ है। लमसम 500 इंजेक्शन लग जाएगा। जी ये जो है समाजवादी पार्टी, हम लोग समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष है माइनॉरिटी के। ये अखिलेश जी का आह्वान है कि लोगों की मदद की जाए। मदद का कोई भी मदद का कोई एक दायरा नहीं होता है, तो इसी तरह से इनकी मदद की जाए। गरीबों की मदद हो रही है इसमें। जैसे कि अभी इससे पहले हमने जो है स्वास्थ्य केंद्र लगवाया था, डेंटर थे और डॉक्टर गैनी थे और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ तमाम लोग थे और आई कैंप वगैरह भी करवाते हैं। तो उससे पहले भी हमने चप्पल वितरण करवाया था, उससे पहले हमने छाता वितरण करवाया। ऐसा नहीं खाली कैंप लगवाते हैं, लोगों की मदद सामानों से भी हम लोग करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां देर रात एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा 5 उप निरीक्षकों को किया गया इधर से उधर। बता दें, उप निरीक्षक पाखंडू राम पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी कल्याणी देवी थाना तरसुइया बनाए गए। उप निरीक्षक राघवेंद्र सिंह पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी ममफोर्डगंज थाना कर्नलगंज बनाए गए। उप निरीक्षक लल्लन यादव पुलिस लाइन से महिला थाना। उप निरीक्षक राजेश कुमार दीक्षित पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी सब्जी मंडी थाना कर्नलगंज बनाए गए। महिला उप निरीक्षक सरिता यादव परिवार परामर्श केंद्र से प्रभारी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी थाना औद्योगिक क्षेत्र बनाई गई। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। दादी नानी के ज़माने के कुछ घरेलू नुस्खे आज भी बहुत कारगर हैं। सर्दी जुकाम या चोट लग जाने पर इन्हें आजमाया जाता है। हम सभी ज़रूरत पड़ जाने पर कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे ज़रूर आजमाते हैं जो दादी नानी के समय से कारगर बताए जा रहे हैं।
चोट लग जाने या सर्दी जुकाम होने की स्थिति में तुरंत एलोपैथिक दवा लेने या डॉक्टर के पास भागने की बजाय दादी नानी इन्हीं अचूक नुस्खों को ज़रूर आजमाते हैं। हालांकि अगर आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। दादी नानी के नुस्खे बारे में हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर किस तरह से कारगर होते हैं और कितने फ़ायदेमंद होते हैं सभी जानते हैं। जैसे अलसी के तेल से और कपूर मिलाकर अगर ऑल आउट की शीशी में भर दिया जाए खाली करने के बाद, तो ऑल आउट की रिफ़िल ख़त्म होने के बाद अलसी के तेल और कपूर मिली हुई लिक्विड से मच्छर हम भगा सकते हैं। साथ ही चोट लगने पर हल्दी से किस तरह से उपचार होता है और अलसी के जाड़े में हमारे लिए कितने फ़ायदे होते हैं, ये हम डॉक्टर से जानेंगे। मगर डॉक्टर का कहना है कि दादी नानी के नुस्खे लाजवाब और कामयाब शुरू से रहे हैं और अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अपने आप में एक अलग ही महत्व रखते हैं। इस पूरे मामले पे क्या कहना है डॉक्टर्स का, आइए हम आपको सुनाते हैं। सब प्राचीन नुस्खे हैं जो कि जिनको इस्तेमाल करने से हमेशा से हर लोगों को फ़ायदा होता आया है। जैसे अगर किसी को खांसी आ रही हो तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ एक छोटी इलायची, लौंग और गोल मिर्च हल्का सा भूंज लीजिए और शहद के साथ लीजिए, चाहे जैसी भी खांसी होगी वो ठीक हो जाती है। अगर किसी को चोट लग जाती है तो दादी नानी के नुस्खों में ये बताया जाता था कि हल्दी दूध में मिलाकर पी लीजिए तो उससे जल्दी आराम मिलता है, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती है। तो आयुर्वेद और यूनानी एक प्राचीन पद्धति है और उसी से तमाम रिसर्च होकर लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने नुस्खे बताए और हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को किस तरह से वो नुस्खों को इस्तेमाल करें? अब आजकल तो बहुत आसान है, अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप YouTube उठाइए और YouTube पर देखिए, एक से बढ़कर एक नुस्खे। और जैसे एक मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा कि मच्छर मारने के लिए जो है आयुर्वेद से कितनी अच्छी दवा बनाई गई कि तुलसी का तेल, अलसी का तेल और कपूर की गोली मिलाकर आप जो है डिबिया में जो आप ऑल आउट वगैरह की खरीदते, एक बार ख़रीद लीजिए, फिर उसी के बाद उसी में भर भर कर इस्तेमाल करिए, मच्छर मर जाएगा। आप भुनी हुई अलसी ले लीजिए, अलसी को हल्का सा भून लीजिए और उसको अगर आप 10-10 दाने डेली इस्तेमाल करिए तो उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको ओमेगा 3 उसमें मिलता है, बढ़िया मात्रा में मिलता है, जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपका वेट लॉस करता है, वेट कम करता है, फैट की कमी आती है और भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी मिलती है आपको। तो ये भुनी हुई अलसी भी एक पुराना नुस्खा है जिसका लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब दादी नानी का नुस्खा है और लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। संगम नगरी प्रयागराज में एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के आवास पर मुंबई से फिल्म कलाकार सिर्फ लोकेशन पहुंचे, जहां पर एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने प्रयागराज आगमन पर उनका स्वागत किया। प्रयागराज आगमन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बन रही फिल्म पर सुरेंद्र चौधरी एमएलसी के साथ चर्चा की। उस दौरान उन्होंने अपने आप को बाबा भीमराव अंबेडकर का मानस पुत्र बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पत्नी यानी हमारी माता की मैंने बड़ी सेवा की है। उनसे प्रेरित होकर बाबा भीमराव अंबेडकर पर एक फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म में उनके क्या हालात थे और किस तरीके से उनकी पत्नी जीने पर मजबूर थी और फिल्म में दर्शाया जाएगा। 14-15 साल का था तब मैंने माई साहब अम्बेडकर की उंगली पकड़ी। उस वक्त माननीय रामदास आठवले जी का भारतीय दलित पैंथर, उनकी उंगली पकड़कर मैंने अम्बेडकर मूवमेंट को देखा और माई साहब अम्बेडकर की उंगली पकड़कर मैंने सुना अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। तो मैंने जब माई साहब अम्बेडकर को देखा तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि ये बाबा साहब की पत्नी और ऐसे हालात है। तो ये मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो ये लोग बाबा साहब का नाम लेकर आज पूरा देश बाबा साहब का नाम जय जयकार कर रहा है, लेकिन उनकी पत्नी के लिए रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है। और जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लास्ट तक जिन्होंने मेडिकल हेल्थ उन्होंने की, वो आज हेल्थ के लिए वो तड़फ रही। ये मुझे काफ़ी ये मैं बहुत व्यथित था, मैं दुखी था। तो फिर मैंने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर, रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी ग्रुप्स हैं उनको, माननीय कांशीराम जी का बीएसपी, सभी लीडर्स को मैंने चिट्ठियाँ लिखी। हाँ, मेरा ब्रदर सुरेंद्र चौधरी जी, देश में मैंने पॉलिटिशियंस को देखा, लेकिन जब उन्होंने मुझे 12:30 बजे जब उन्होंने फ़ोन किया मुझे और उन्होंने बोला कि रॉक्सन आप आ जाए, हम कुछ करना चाहते हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की 59वीं वर्षगांठ पर शपथ व प्रस्तुति पत्र देकर लोगों को सम्मानित किया गया। उससे पहले जिलाधिकारी प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और एक रैली निकाली गई जिसमें लोगों को नागरिक सुरक्षा से और साथ ही लोगों को जागरूक किया गया कोरोना के प्रति सजग और सतर्क रहने को लेकर, और लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई। इस मौके पर सिविल डिफेंस के डिप्टी चीफ वार्डन सारे अधिकारी मौजूद रहे और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज भी मौजूद रहे और लोगों को क्या संदेश दिया आइए वो भी सुनाते हैं। वहीं इस मौके पर दुकान जी ने भी मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। आइए सुनाते हैं क्या कहा जिला अधिकारी प्रयागराज ने। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज नागरिक सुरक्षा को 59वें स्थापना दिवस पर मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्रयागराज को हम देखें तो यहाँ नागरिक सुरक्षा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लगभग 7000 मेंबर्स हैं जो फेस्टिव सीज़न में, माघ मेला में, कोविड के बचाव आदि कार्यों में अपना निरंतर एक्टिव सहयोग प्रदान करते हैं। और आज मैं इसके चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन और उप नियंत्रक को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज के ये तेज बहादुर सप्रू बेली हॉस्पिटल का नज़ारा है जहां लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं और लंबी कतारें लगती है। सबसे बड़ी बात है हड़ताल होने के कारण, स्टाफ की कमी के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी कतारें हैं और कई लोगों को वापस जाना पड़ता है क्योंकि उनका स्लॉट टाइम ना आने पर उनको दोबारा दूसरे दिन बुलाया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज ये वैक्सीन लगवाने वाले लोग हो रहे परेशान, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज जहां कूड़े की ढेर में दम तोड़ता बचपन आप देख सकते हैं, ये गंदगी में चुन बिन रहे हैं और बता दें कि कबाड़ का काम करते हैं और कूड़े की ढेर से सामान चुनकर कबाड़ी के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आवारा जानवर भी हैं। उसी गंदगी के बीच में ये बच्चे कूड़े चुन रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे साथ के बच्चे ट्रॉली लेके आ रहे हैं जिस पे ये सामान लेकर जाते हैं, मगर जिम्मेदार बने अनजान। कूड़े की ढेर में दम तोड़ता बचपन। कहाँ रहते हो बेटा? संगम नगरी प्रयागराज की सी ब्लॉक का नज़ारा है जहां नाले के ऊपर बनी पुलिया की दीवार टूट चुकी है जिससे किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे व्यस्त इलाका है और आने जाने वाले लोग यहां से आते जाते हैं। बच्चे भी साइकिल चलाते रहते हैं, मगर गहरे नाले की दीवार टूट चुकी है जिससे किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना, जिम्मेदार बने अनजान। पुलिया की टूटी दीवार। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, जिसके बाद भी जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। आप देख सकते हैं नज़ारा है जीरो रोड बस स्टैंड का, जहां ड्राइवर से लेकर पैसेंजर तक बिना मास्क के हैं। न चेहरे पे मास्क है न कोरोना का खौफ। जहां एक बार फिर से प्रयागराज कोरोना की चपेट में हो सकता है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जबकि WHO की तरफ से लगातार चेतावनी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दी जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।